मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पाठ 3 कृतिका पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। रीढ़ की हड्डी। पाठ का नाम क्या है? रीढ़ की हड्डी। और इसके रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं। लेखक के बारे में डिस्क्रिप्शन आपको हम भेज देंगे, उसका एक पेज भेज देंगे, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और पाठ की व्याख्या हम आपको कर रहे हैं। पहले इस पाठ का 2 पार्ट हम बनाएंगे, जिसमें जो है पहला पार्ट आपके सामने है। पहले पार्ट को पढ़ते हैं और आपको डिस्क्राइब करते चलते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त यानी तख्ता। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अब चूँकि ये एक एकांकी है, रीढ़ की हड्डी क्या है? एकांकी विधा है गद्य की। तो इसमें जो है जितने भी कलाकार हैं, जितने भी पात्र हैं, उनका नाम है और वो क्या कहते हैं उसका वर्णन है। तो बाबू कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस बस बस। नौकर बिछा दूँ साहब। नौकर कहता है, इसको बिछा दूँ बाबू, ज़रा तेज़ आवाज़ में। और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बंट रही थी तो तू देर से पहुँचा हो था क्या? बिछा दूँ साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? मतलब उन्होंने कहा कि ये तख्त अगर यहाँ लगाया गया है तो किस लिए लगाया गया है? बिछा दे इसको। नौकर तख्त बिछाता है, ही हंसने लगता है। नौकर। अब बाबू कहते हैं, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं। कलशों से नहाता था लोटों की तरह। जैसे लोटे आज छोटे लोटे होते हैं, वैसे ही कल से यानी बड़े बड़े लोटों से नहाता था। यह तख्त क्या चीज़ है? उसे सीधा कर यूँ। हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए। चादर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं। एक झाड़न से यानी साफ़ करने वाले यंत्र से गुलदस्ते को साफ़ करते हैं। कुर्सी पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं, यानी कुर्सी को भी साफ़ करते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। अब ये प्रेमा कौन है? उनकी पत्नी। गंदुमी रंग यानी हल्का मलिन रंग, छोटा कद यानी हाइट छोटी है। चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त हैं, है ना, कोई काम करके आ रही हैं ऐसा लग रहा है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब रामस्वरूप, बाबू साहब का नाम है रामस्वरूप, दोनों तरफ देखने लगते हैं, यानी पत्नी की तरफ भी और नौकर की तरफ भी। प्रेमा कहती है, मैं कहती हूँ कि तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप कहते हैं, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए धोती मांग रहे हो। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा कहती है, यह तो कह रहा था रतन, यही कह रहा था। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? डांट यानी ठेठी, गांव की भाषा में कहते हैं, है ना। डांट लगी है क्या यानी बंद है क्या तेरे कान? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा कहती, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप,
दरी उठाते हुए। और बीबी जी, नौकर कहता है, रामस्वरूप कहते हैं, बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, अगले पेज पे देखिए, रामस्वरूप मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो, उसको समझाओ जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। यानी अगर वो तैयार नहीं हुई तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा कहती है, तो मैं क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। जंजाल यानी झंझट, परेशानी। अपना ज़माना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। स्त्री सुबोधनी एक पत्रिका है। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। लक्षण यानी ये देशज शब्द है, लक्षण यानी लक्षण। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना। रामस्वरूप कहते हैं, ग्रामोफोन बाजा होता है ना। प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरफ का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, दो तरह का होता है। एक आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। यानी वो प्रेमा से मजाक करते हैं। प्रेमा कहती, हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। उमा कौन? इनकी बेटी हैं दोनों की। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप, तो हुआ क्या प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि ज़रा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम यानी मेकअप के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफ़रत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई, मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। अब रामस्वरूप कहते हैं कि न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। यानी वे इतना मेकअप इस्तेमाल करती हैं, मेकअप का सामान। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती, और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो, रामस्वरूप बात काटकर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी ज़बान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो, यानी सब कुछ बता दे रही हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं न बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो। न सही पाउडर, वैसे बुरा कौन बुरी है। पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना, रतन आता है, आ गया रतन, इधर ला, इधर। बाजा नीचे रख दे, चादर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। चादर बिछाते हैं दोनों मिलकर, रतन और रामस्वरूप। अब प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ, मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा?
मक्खन नहीं आया। तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे नहीं आया। आगे डॉट डॉट है, मतलब नहीं आया। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है? कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितारा ही गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज़ खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप, हाँ। अगला पेज देखिए। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। अब इससे स्पष्ट होता है कि ये दोनों लड़की देखने आ रहे हैं। लड़की कौन? उमा को देखने, शादी के लिए उमा को देखने आ रहे हैं। देखो, उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। करीने से यानी अच्छे से, सहज भाव से। ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। दकियानूसी यानी परंपरागत। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा और लड़का क्या करता है? रामस्वरूप बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। तालीम यानी शिक्षा, तालीम का अर्थ होता है शिक्षा। क्या करूं, मजबूरी है। मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी कोरी कोरी यानी खरी खोटी, खरी खरी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी कहता हुआ आया। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं, यानी कोई आ रहा है। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए कहते हैं, अरे ये प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नज़र पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा, पीछे से। नौकर अंदर आता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। यानी वो सितार, वो हारमोनियम इसीलिए रखा गया था कि जिससे उमा कुछ गाए उनके सामने। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है, कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ, जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ पर दस्तक यानी कोई आता है। रामस्वरूप, हाँ, आइए, हाँ। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। शंकर उनका लड़का है। आँखों से लोक चतुराई टपकती है, यानी ऐसा लगता है कि ये बहुत ही समझदार और चालाक लोग हैं। लोक यानी समाज की। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं, है ना। चालाक, चालबाज। फितरती यानी चालाक, चालबाज। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है, यानी हमेशा हंसता रहता है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी। झुकी कमर इनकी खासियत है। खासियत यानी विशेषता है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ, इधर तशरीफ़ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। बेंत यानी उनका जो एक डंडा लिए हुए हैं, एक छड़ी लिए हुए हैं, वो गिर जाता है। रामस्वरूप, यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ़ तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं?
रामस्वरूप हाँ हाँ हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैंने आपको तकलीफ़ तो दी, यानी परेशान तो किया ही। गोपाल प्रसाद अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है। बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। खासी यानी बहुत अधिक। रामस्वरूप हाँ हाँ हाँ, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, यानी मेरा मजाक बनाने लगे, व्यंग करने लगे। हम तो आपके हैं, हाँ हाँ सेवक ही हैं, हाँ हाँ हाँ, यानी हंसते हैं ये, हाँ 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 बार बार आना, यानी हंसते हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, यानी लड़के की ओर मुख करके उनके सामने, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। वीकेंड होता है यानी सप्ताह के अंत में, यानी शनिवार, संडे की छुट्टी होती है रविवार की, तो बोल रहे हैं कि शनिवार के दिन चला आया। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? रामस्वरूप, शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हाँ हाँ हाँ, हंसता है, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन यानी अंतर। तो गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख, यानी फिर भी भूख वैसी रहती। गोपाल प्रसाद, रामस्वरूप कहते, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थीं। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी। बालाई यानी बालूशाही। और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अकेले यानी इतना अच्छा मेरा इतना अच्छा पाचन था कि 2 आने की अकेले खा जाता था। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल था जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल है कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है, यानी सब मजबूत होते थे। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोरते हैं, यानी हंसते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ जी हाँ हाँ, उस ज़माने की बात ही दूसरी थी, हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सेटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, यानी तेज़ी से लिखता था कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। यानी अंग्रेजी से जिन्होंने एमए किया है वो भी आजकल उस ज़माने के मैट्रिक यानी 10वीं पास की अंग्रेजी के सामने फीके पड़ जाएंगे। रामस्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। रामस्वरूप हामी भरते हैं। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू। रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है, अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। जब्त करना नहीं, रोक पाना, नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। फिर हंसते हैं। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद, एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस यानी व्यापार, समझौता। अब ये पहला पार्ट इसका यहीं तक। आगे का पार्ट हम आपको बाद में सेंड करेंगे शाम तक। अगले पार्ट में हम इसको आगे का पार्ट सेंड करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको पार्ट को पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई समस्या होगी तो बताइएगा, और इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।